वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे हाउ टू ट्रीट एंड प्रिवेंट कोरोना। हमारे घर में कोरोना ना हो तो ऐसे क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कोरोना नहीं होगा, और अगर हो जाता है परिवार के किसी सदस्य को तो कैसे इफेक्टिवली हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आज की वीडियो के अंदर समझेंगे थ्योरी को। थ्योरी जुड़ी हुई है एलोपैथी से, आयुर्वेद से। कब हमें आयुर्वेद से जुड़ी हुई जितनी भी हमारे पास जड़ी बूटियां हैं उनका सेवन करना है, कब एलोपैथी से जुड़ी हुई जो दवाइयां हैं उनका सेवन करना है, या कौन सी एलोपैथी की दवाई किस पर्पस में काम आ सकती है उसको जानेंगे, और कौन सा ऐसा समय है जिसमें हमें कुछ भी नहीं लेना। तो ये तीनों के बारे में अगर हमें पता चल जाए तो अगर घर में किसी को भी कोरोना जैसी प्रॉब्लम होने लगे या उसके सिम्टम्स आने लगे तो तीनों को अगर अच्छा सा सामंजस्य बिठाकर इन सारी चीजों के मैकेनिज्म एक्शन को जानकर अगर हम यूज करना सीख जाए तो हम कोरोना अगर परिवार के किसी सदस्य को हो जाता है तो उसको बहुत अच्छे से हम टैकल कर सकते हैं। वाक्षी जब भी वीडियो बनाती है, आज कोरोना को आए मेरे ख्याल से 4-5 महीने हो गए, हमने कभी कोरोना के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, और उसका सिंपल रीजन ये है, जिन सिद्धांतों की हम बात करते हैं, जिन प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं, अगर उन्हें हम प्रैक्टिकली, जब हम प्रैक्टिकल उसको करके देख रहे हैं, अगर वो नहीं अप्लाई हो सकते तो उन सिद्धांतों की बात करना निरर्थक होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल केस बताऊंगा मेरा और मेरी धर्मपत्नी का, जो कोविड लाइटलीनेस से अभी 7 दिन पहले ही रिकवर होके हम आए हैं। 7 दिन का भी हमारा टेन्योर चला था जिसमें कोविड जैसे ही सिम्टम थे। क्योंकि उसको मैंने खुद अनुभव किया है तो अब मैं कह सकता हूं कि जिन सिद्धांतों की मैं आपसे बात करने वाला था इनको हाँ प्रैक्टिकल टर्म्स में लगाया जा सकता है, और इससे हमारे चांसेस रिकवरी के कोविड के दौरान काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो अब जानने की हम कोशिश करते हैं, वो थ्योरी, वो प्रैक्टिकल, वो मैकेनिज्म एक्शन, सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का और एलोपैथिक दवाइयों का जो कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान हमारे काम आने वाली है। तो अब हम समझते हैं कि अगर कोरोना से हमें प्रिवेंशन की पहले बात करेंगे। कोरोना इस वक्त कई रिसर्च रिपोर्ट्स में ये बोला जा रहा है कि भारत में अब ये कम्युनिटी स्प्रेड स्टेज में है, हर रोज के 2-2, 3-3 हजार के केस भी आएंगे। तो ये बात तो आप समझ लीजिए कि इससे बचना बहुत मुश्किल काम है। जब कम्युनिटी स्प्रेड में होता है तो आप कितने दिनों में कितने लोगों से बच पाओगे, और अब तो हमें दोबारा अपने काम पे भी वापस जाना है। तो कहीं ना कहीं इसके बचाव के लिए मैं आपको वो चीजें डिस्कस करने वाला हूं जिसमें 50 से 60% चांस है कि कोरोना उसको बचाने में ये हमारी मदद करेंगे। तो प्रिवेंशन पे पूरा काम करना है। प्रिवेंशन अगर नहीं हो पाती और बाय चांस अगर हमें इन्फेक्शन हो भी जाता है तब भी घबराने की बात नहीं है। इसके बाद में हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। पहले प्रिवेंशन को समझते हैं। प्रिवेंशन के अंदर सबसे पहले आपके पास में आता है मास्क। बहुत लोग सोच रहे हैं जितना महंगा मास्क लेंगे उतना अच्छा, ऐसा नहीं है। कोरोना के केस के अंदर जो इसका जो कोविड-19 बेसिकली वायरस है, ये आपके 3 लेयर मास्क से बड़ी आसानी से रुकता है। अपने रुमाल को अगर आप 3 बार भी फोल्ड कर लोगे और आपने इफेक्टिवली अगर पहन लिया तो उससे आप वायरस के स्प्रेड को रोक सकते हो। ये आप जान गए थे कि वायरस जिसको है उसके लिए मास्क ज्यादा जरूरी है बजाय उसके जिसको वायरस नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि मास्क का बहुत जरूरी है कि सब लोग, पता नहीं चलेगा किसके अंदर वायरस है किसके नहीं है, इसीलिए इस हैबिट को हमें नहीं छोड़ना। मास्क के 2 तरीके हैं, या तो जो कपड़े के बने हुए मास्क मार्केट में अच्छे आ रहे हैं कॉटन के, उनको ले लीजिए, या अपने धुले हुए रुमालों का इस्तेमाल कर लीजिए, गमछों का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन अगर रुमाल और गमछों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको ये सावधानी रखनी होगी, पहली बात, कि धुला हुआ ही रुमाल या धुला हुआ ही गमछा हर बार जब भी नाक पे लगा रहे हो तो वो धुला हुआ होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, धुला हुआ रुमाल सुबह लगाया, आप ऑफिस में गए, जाने के बाद में रुमाल ऐसे ही रख दिया, जाते वक्त वो दोबारा उठाया और दोबारा उसी को बांध लिया, तो वो इन्फेक्शन का चांस बन सकता है। आपने अगर अभी ये रुमाल जो था बांधा, जाने के बाद में आपने इसको उतार दिया है, तो या तो वो आपको नया जो उस वक्त रुमाल होगा धुला हुआ वही दोबारा पहनना है, उसको यूज वाले को नहीं पहनना। नहीं तो कपड़े का मास्क ले आओ, उसके अंदर पता चल जाता है कि भाई ये साइड बाहर थी ये साइड अंदर थी, कपड़े के मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। N95 मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो वॉशेबल होने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ऐसा मास्क यूज करना चाहिए जो रिपीटेडली वॉश हो सकता हो। कितने स्टेप तक फिल्ट्रेशन कर रहा है वो जरूरी नहीं है, वो बिल्कुल स्वच्छ, हाइजेनिक और साफ है। हर बार जितनी बार हम नाक पे लगा रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। तो ये आई मास्क के बारे में बात। सैनिटाइजर के बारे में 60 से 70% अल्कोहल होना चाहिए।
इसके साथ में अगर एलोवेरा या एलेंटॉइन है तो काम बन जाए। तो सैनिटाइजर जो है 60 से 70% इसमें मिनिमम अल्कोहल होना चाहिए। साथ में अगर इसके साथ में एलोवेरा या एलेंटॉइन इस तरह के एजेंट्स डले हों तो वो अल्कोहल आपके स्किन को डिसरप्ट नहीं करता, नुकसान नहीं करता। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बिना अल्कोहल के भी अल्कोहल फ्री सैनिटाइजर का दावा कर रही है। अब ऐसे में क्योंकि कोई पीछे रिसर्च बैकअप नहीं है कि ये बैक्टीरिया को पूरा अच्छे से खत्म कर सकती है, वायरस को खत्म कर सकती है कि नहीं कर सकती, इसलिए डाउटेड है। मेरे हिसाब से आप एक अच्छी कंपनी का 60-70% का अल्कोहल विद एलोवेरा एंड एलेंटॉइन अगर लेते हैं तो ये सबसे अच्छे सैनिटाइजर माने जाएंगे। इसके साथ में आप अल्कोहल फ्री सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं, लेकिन विश्वसनीयता इन्हीं की ज्यादा रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। सोशल डिस्टेंसिंग 2 फुट है, बहुत डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 6 फुट का दूरी बनाएं, सबसे इफेक्टिव हथियार है। याद रखिएगा, वायरस जो फैलेगा वो हमारे ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलेगा या हाथ से हाथ मिलाने के थ्रू फैलेगा। ये 2 सबसे मेन रीजन है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी ने स्नीज किया तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो 2 फुट 3 फुट 4 फुट से ज्यादा दूर नहीं जाने वाले। तो जितना सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया। इसके बाद में प्रिवेंशन के लिए आता है हर रोज सुबह का काढ़ा, गवर्नमेंट जो बता रही है। आपके पास में काढ़ा यूजुअली पहुंच गया होगा क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उस पर काम कर रही है। जैसा भी काढ़ा है उसको पकाकर पीजिए। अगर अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन सी तरह का काढ़ा बनना चाहिए तो मैं आपको हर एक चीज का मैकेनिज्म एक्शन बता रहा हूं, कौन कौन सी जड़ी बूटियां कितनी क्वांटिटी में डाले वो बता रहा हूं, जिनको यूज करने के बाद में आप अपनी तरफ से कह सकते हैं कि जहां तक काढ़े की बात है तो मेरा 100% परफेक्ट काढ़ा मेरे पास आ गया। तो काढ़ा बनाने के लिए क्या करना है, 1.5 कप पानी लेना है, उसके अंदर डालना है आधा चम्मच तुलसी की पत्तियां। अब ये तुलसी की पत्तियां आप नॉर्मल है 4-5 अगर तुलसी का पौधा है वो डल जाएगा, नहीं तो ऑर्गेनिक स्टोर पे जाके तुलसी की पत्तियों के बहुत सारी चाय आती है जो तुलसी की चाय होती है, वो लूज ले ली और वो डाल दी। गिलोय का पाउडर या गिलोय की टहनी, गिलोय की टहनी है तो इतना बड़ा जो पीस है वो अच्छे से कूट कर डाल दिया, और गिलोय का पाउडर नहीं तो ऑर्गेनिक लिया वो आधा चम्मच डाल दिया। उसके बाद में डालिए आधा चम्मच सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर, तो ये आधा चम्मच सौंठ का डलना चाहिए, गले के लिए बहुत अच्छा है। इसमें डलेगी आधा चम्मच सिलोन सिनेमन। अब दालचीनी जो होती है वो डुप्लीकेट भी आती है और एक ट्रू सिनेमन होती है जो श्रीलंका से आती है। हमें कोशिश करनी है सिलोन सिनेमन लेकर आने की। अपने पास के ऑर्गेनिक स्टोर से अगर पूछेंगे तो ये दालचीनी आपको मिल जाएगी। इसकी खासियत होती है कि ये बहुत आसानी से टूटती है, अपने हाथ में लोगे और जब आप इसको मसलोगे तो बहुत आसानी से टूटने लग जाएगी, तो पता चल जाएगा ये ओरिजिनल सिलोन सिनेमन है। आधा चम्मच इसके अंदर डलेगा अश्वगंधा और 1/4 चम्मच से आधा चम्मच इसमें डलेगी मुलेठी यानी कि लिक्रिस। अगर हम ये सारे एजेंट्स डाल रहे हैं तो हमारा काढ़ा बहुत अच्छा बनेगा। ऐसा काढ़ा आप दिन में 1 बार पी सकते हो, दिन में 2 बार पी सकते हो। साइड इफेक्ट के चांसेस बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। कभी इस तरह का दिखा नहीं कि किसी ने पिया हो और इस तरह के साइड इफेक्ट दिखे हो, बिल्कुल सेफ है। बच्चे भी पी सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं, बूढ़े भी पी सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो काढ़े के अंदर मैंने आपको कुल मिला के 6 जड़ी बूटियां बताई, तुलसी, गिलोय, सौंठ, दालचीनी, अश्वगंधा और मुलेठी, इनको अगर हम आधा आधा चम्मच डाल के बनाएंगे तो हमारा काढ़ा बहुत अच्छे से पकेगा। 1.5 कप के हमने इतना पकाना है कि 1 कप रह जाए, और उसके बाद में हर रोज सुबह खाली पेट पीना है। पीना ऐसे है कि उसके आधे घंटे बाद भी कुछ खाना ना पड़े और 1 घंटा पहले भी हमने कुछ ना खाया हो, और सुबह उठने के बाद फ्रेश होने के बाद पीने का टाइम इसका सबसे बेस्ट है। ये काढ़ा आपको समझ में आया, बेसिक काढ़ा। अब इस काढ़े के मैकेनिज्म एक्शन की जड़ी बूटियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों, इन्हीं जड़ी बूटियों को क्यों चूज किया गया, दूसरों को क्यों नहीं चूज किया गया। इसके अलावा जो मेजर चीज है वो है हल्दी और काली मिर्च। ये काढ़ा अगर मैं नॉर्मल हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऊपर वाली जो 6 जड़ी बूटियां कही है इनको पकाकर अच्छे से पीजिए। इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और डलेगी, सॉरी मैंने ये बाद में बताया, हल्की सी काली मिर्च आप इसमें और डाल सकते हैं। तो 7 जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाना है। अगर मुझे आज थोड़ा जुकाम, थोड़ा फीवर इस तरह से शुरू हो गया, बलगम जो है वो शुरू हो गया, तो इसी काढ़े के अंदर आधा चम्मच हल्दी का भी डालना है। आधा चम्मच हल्दी, और हल्दी पे हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। 256 रोगों को ये काट सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल एजेंट्स में से एक हल्दी आती है। तो हल्दी का सेवन, आधा चम्मच हल्दी हम तब डाल देंगे जब हमारे शरीर में बलगम बहुत ज्यादा हो जाए, कफ बहुत ज्यादा हो जाए, वो इसकी पावर को और बढ़ा देगा। हल्दी का नेचुरल कर्क्यूमिन जितना ज्यादा होगा उतनी हल्दी ज्यादा ताकतवर है। पता कैसे चलेगा कि कौन सी हल्दी लेनी है? जिस भी ऑर्गेनिक स्टोर से ले तो उससे ये पूछना है कि इस हल्दी में प्राकृतिक कर्क्यूमिन कितना है। नेचुरल कर्क्यूमिन नॉर्मल 2.5% होता है। आपको ज्यादा लाभ मिलेगा अगर उस हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन जो है वो 6% हो, 7% हो, 8% हो, 9% हो। जितना कर्क्यूमिन बढ़ाते जाओगे उतना ताकतवर हल्दी होती जाएगी।
तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। ऊपर की 7 जड़ी बूटियां मैंने आपको बताई, जिसमें काली मिर्च भी मैंने बाद में जोड़ी, थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है। आधा चम्मच हल्दी तब डाल देना जब बलगम, स्नीजिंग, कफ बहुत ज्यादा हो, नहीं तो हल्दी की ऐसा जरूरत नहीं है। गर्मी का मौसम है, हल्दी गर्मी कर जाती है, इसीलिए सर्दियों में तो हर रोज पी सकते हैं, गर्मियों में हम उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं। गर्मियों में तभी पीनी चाहिए जब इंसान को बलगम बहुत ज्यादा हो, अंदर कफ बहुत ज्यादा हो। तो इस तरीके से ये पूरा काढ़ा पकाकर आप सुबह जो है वो पी सकते हैं। अगर एकदम हमें कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए, फीवर हो गया या कुछ हो गया, तो एक टाइम तो पूरा सुबह से शाम, जो सुबह का हम काढ़ा लेंगे उसमें हल्दी के साथ साथ ये 7 जड़ी बूटियां आ गई, और एक टाइम पे हल्दी को छोड़ देंगे, उसके अलावा बाकी जड़ी बूटियों का काढ़ा पी लेंगे। और अगर मैं नॉर्मल हूं, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो हल्दी को छोड़कर बाकी जितनी जड़ी बूटियां इनको पकाकर पी सकते हैं। 30-40 साल से ऊपर के, 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनको हल्दी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं करती। हल्दी के साथ बस एक ही दिक्कत है कि अगर वो शरीर में थोड़ी ज्यादा गर्मी करेगी तो आपका गला सूखने लगेगा, कई बार शरीर पे थोड़े बहुत दाने होने लग जाते हैं। ये बस एक हल्दी का इफेक्ट है, इसीलिए हल्दी को डालते वक्त हम उसकी तासीर को चेक करने के लिए बोलते हैं। बाकी सारी चीजें मैक्सिमम केस में आपको सूट कर जाएंगी। काली मिर्च बहुत गर्म होती है, इसलिए बहुत थोड़ी डालनी है, बहुत ज्यादा नहीं डालनी। तो काली मिर्च और हल्दी का थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी चीजों को आपने इस तरीके से काढ़ा बनाना है। तो इस तरीके से सुबह आपने काढ़ा बनाया और पी लिया। सूर्य नमस्कार 13 आसन 13 बार, 12 आसन 12 बार, किसी भी तरीके से आप करें, हर रोज सुबह करते हैं तो बहुत लाभदायक है, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। और प्राणायाम के अंदर 2 आपके प्राणायाम सबसे ज्यादा जरूरी है, एक अनुलोम विलोम और दूसरा भस्त्रिका। ऐसा क्यों कह रहे हैं? काढ़ा कंकोक्शन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ये तीनों आपके श्वास तंत्र के लिए बहुत अच्छे हैं। कोरोना का अगर वायरस हमें अटैक करता है तो इसका सबसे पहला अटैकिंग पॉइंट होगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपके लंग्स को डैमेज करने की कोशिश करेगा, थ्रोट को डैमेज करने की कोशिश करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है ये कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। कोरोना के इन्फेक्शन में हमें जो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज बचानी है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हमने अपने लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचा लिया तो हमारी जीत कोरोना में निश्चित है। तो इसके अंदर क्या, अभी भी अगर डाटा अगर आप देखें, अगर आप अलग अलग डॉक्टर्स की राय सुने, तो मैक्सिमम केसेस में जिसमें कोरोना डेथ हुई है वहां पर हाइपोक्सिया की वजह से हुई है, यानी मौत से पहले उनको एकदम ऑक्सीजन लेवल जो थे उनके डाउन हो गए, सांस नहीं प्रॉपर ले पाए, ऑक्सीजन शरीर को नहीं मिल पाई और डेथ हो गई। यानी कि लंग्स की जो कैपेसिटी होती है कहीं ना कहीं वो अफेक्ट हो जाती है। अब ये काढ़े क्यों दिए जा रहे हैं? तुलसी का इफेक्ट आप जानते हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और सबसे बड़ी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करती है तुलसी, इसलिए आपको काढ़े में तुलसी पिलाई गई। गिलोय क्यों पिलाया गया? फीवर अगर होगा और पेन, बॉडी पेन होगा, वायरस जैसे ही अटैक करेगा तो सबसे पहले फीवर और बॉडी पेन करेगा। फीवर और बॉडी पेन को, किसी भी तरह का अटैक हो जाए, वायरल अटैक, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, कुछ भी हो, गिलोय सबसे ज्यादा जरूरी जड़ी बूटी होती है उस इंफेक्शन से आपको बाहर निकालने के लिए, खासकर फीवर को तोड़ने में, बुखार को तोड़ने में, और साथ ही साथ जो हमारा ये बुखार के साथ में बॉडी पेन है इसको तोड़ने में गिलोय बहुत लाभदायक है। इसीलिए इस पूरे काढ़े के अंदर गिलोय और तुलसी की महत्वता बहुत बढ़ जाती है। ड्राई जिंजर, सिनेमन, अश्वगंधा, इनके एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होते हैं। अभी मैं आपको आगे जब हम डिस्कशन करेंगे एलोपैथी का, तब मैं बताऊंगा कि इन्फ्लेमेशन क्या जरूरी है, कैसे ये इन्फ्लेमेशन होती है। तो वहां पर नेचुरल ये जो हमारे पास में मान लो एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, नेचुरल पैरासीटामोल्स की तरह काम करती हैं, जो हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस को बॉडी में रोकने में मदद करेगी। हल्दी आप जानते ही है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल बहुत है। हल्दी इतनी गर्म होती है कि शरीर से आपके बलगम को खींच लेती है। तो जैसे ही कफ होगा, कफ होने के बाद में बलगम जो है वो हमारे शरीर के अंदर कफ जो है, वेट कफ जो है वो जमने लगेगा, हल्दी उसको काटकर बाहर निकाल सकती है। इसीलिए जब भी किसी को सर्दी, जुकाम, खांसी, जुकाम अगर बहुत ज्यादा है, बलगम बहुत ज्यादा है, तो हल्दी का काढ़ा दे देना चाहिए। ये उस कफ को काटकर रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकालने में मदद करेगी। इसलिए हल्दी इनमें है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन देनी कब है? जब बलगम बहुत ज्यादा हो, अदरवाइज शरीर में गर्मी कर सकती है। काली मिर्च थोड़ी सी डलती है, वो हल्दी की, काली मिर्च का सबसे मेन रोल जो होता है, खासकर हल्दी के साथ, ये बाकी जड़ी बूटियों की एब्जॉर्प्शन को बॉडी में बढ़ा देती है। तो अगर मैं सारी जड़ी बूटियां दे रहा हूं, साथ में काली मिर्च दे रहा हूं, हल्दी दे रहा हूं, काली मिर्च दे रहा हूं, तो हल्दी अगर बॉडी में जाके लेटर से 60% एब्जॉर्ब होगी, तो काली मिर्च होने की वजह से उसका एब्जॉर्प्शन रेट बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए काली मिर्च को थोड़ा हमेशा साथ में डाला जाता है काढ़े के अंदर। तो ये मैंने आपको बताया जो सारी जड़ी बूटियां, इनके मैकेनिज्म किस तरीके से ये काम करेंगे। प्राणायाम क्यों करना है? प्राणायाम अगर करते रहे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरा क्लियर रहेगा,
और सांस अगर मेरी पूरी ऊपर से नीचे तक, बलगम को मैं जमने नहीं दे रहा हूं, और जो कफ है या तो वो बाहर निकाल दो शरीर से, या कफ को बनने से कम कर लो। दोनों ही केसेस में आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर रहना चाहिए। अगर ब्लॉकिंग शुरू हो गई तो कोरोना जो है वो गंभीर बन जाता है। इसीलिए कफ को अंदर नहीं जमने देना। काढ़ा जो है ये आपका इस कफ को जमने की बजाय इसको आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर कर देगा। इसलिए दिन में 2 बार डॉक्टर क्या एडवाइस कर रहे हैं, काढ़ा पी लो और गर्म पानी पीते रहो ताकि कफ ना जमे आपके शरीर में। तो ये आपको पूरा प्रिवेंशन का पूरा तरीका समझ में आया। हमें मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी करनी है, काढ़ा किस तरह बनाना है सुबह खाली पेट बता दिया, शाम को कभी भी पी सकते हो। शाम को 5-6 बजे जो ये चाय पीते हो, आपको चाय तो वैसे भी कोई लाभ नहीं करने वाली, उस टाइम पे कोशिश करो काढ़ा। नियम क्या है, 1-2 घंटे पहले 1-2 घंटे बाद में कुछ खाना नहीं है। अगर ये कर लोगे तो ये काढ़े बहुत लाभदायक है। सूर्य नमस्कार बहुत मदद करेगा, सुबह प्राणायाम बहुत मदद करेगा। इनमें जितनी चीजें आप कर लोगे उतना प्रिवेंशन इससे अपने को होने की उम्मीद है। अब हम समझते हैं कि अगर कोरोना हो जाता है किसी फैमिली मेंबर को, प्रिवेंशन कैसे करनी है वो हमने समझ लिया। लेट अस से हमारे परिवार के 4 सदस्य हैं और किसी को कोरोना हो गया, अब उसका समाधान कैसे करें। अब तो हो गया है। सबसे पहली स्टेज आएगी स्ट्रेस। कोरोना के लिए बात करते करते पिछले 6 महीने और 1 साल में हमने 6 महीने तक तकरीबन टाइम हो गया इसका अब, और 6 महीने में हमने इसको इतना बड़ा महामारी बता दी है कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। हमने इतनी बड़ी महामारी इसको बना दिया है कि जैसे ही परिवार के किसी सदस्य को होता है तो पूरे परिवार के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। जबकि साइंटिफिकली देखा जाए तो कोरोना वायरस एक इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह ही है। फिर इसे डिफरेंट क्यों माना जा रहा है, दूसरों से अलग क्यों माना जा रहा है? एक होती है मॉर्बिडिटी और एक होती है मोर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक इसके फैलने की क्षमताएं, तो इसकी इन्फ्लुएंजा वायरस से थोड़ी ज्यादा है, इसलिए इसको थोड़ा खतरनाक माना जाता है। मोर्टेलिटी यानी कि जिसको हो गया उसके अंदर उसका डेथ रेट ये थोड़ा इन्फ्लुएंजा वायरस से हल्का सा ज्यादा है। तो इसीलिए क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ज्यादा है, इसलिए ये एक हमारे लिए नई चीज बन गई, थोड़ी रिस्की चीज बन गई, और कुछ इंटरनेशनल एरिना ऐसा बन गया कि हमने कोविड को एक बहुत बड़ी महामारी की कैटेगरी में डाला हुआ है। तो जाहिर सी बात है सतर्कता तो रखनी है, लेकिन एक बार हमें इसका एग्जैक्ट पता भी होना चाहिए कि इसकी हमें मारने की क्षमता है कितनी। अगर हम नॉर्मल अभी डाटा के ऊपर ही जाएं, केवल डाटा के ऊपर, तो 10 लाख लोगों में से 150 लोगों को कोरोना जो है वो हो सकता है। अभी जो इंडिया का जो लेटेस्ट डाटा है जो जून के अंदर पब्लिश हुआ है उसके अंदर यह आंकलन है 10 लाख लोगों में से 150 लोग हैं जो इसकी चपेट में आ सकते हैं। अगर आप इसको परसेंटेज वाइज निकालेंगे तो ये बहुत कम रेशो बैठती है। इतनी आसानी से हमारे शरीर में जाने के बाद ये नुकसान भी कर दे, डैमेज भी कर दे और डेथ तक कर दे, ये बहुत कम है। इसका जो केस फैटेलिटी रेट है वो 2.8% है भारत में, विदेशों में थोड़ा ज्यादा है। हमारे यहाँ लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी अच्छी है। 2.8% मतलब 100 लोगों को अगर ये हो गया तो उसमें से 2 या 3 लोगों को डेथ करता है, जिनको हो जाता है उसमें से। अब हमारे देश के अंदर एक्चुअली दिक्कत क्या है, पिछले 20-30 सालों में कोमॉर्बिडिटी के केस बढ़ गए, यानी वो लोग जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की प्रॉब्लम है, कैंसर है, HIV है, ये जो लोग हैं प्रोटेक्टेड ग्रुप्स हैं, ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर हमें लगता है कि दूसरी कोई समस्याएं हैं, इनकी परसेंटेज बढ़ी है। तो आप सोचिए 100 में से 3 लोग तब डेथ हो रही है जब उसमें डायबिटीज और हार्ट डिजीज तो तकरीबन समझो 50% तक, जो मेट्रोपॉलिटन के अंदर हमारे बड़े शहरों के अंदर जो पॉपुलेशन है इस वक्त 30 से 40% तक ये इफेक्ट कर चुकी है। अगर ये ना होती तो ये 100 में से जो 2 लोग आप देख रहे हो, ये मुश्किल से 1000 में 1 इंसान के ऊपर जाकर ये डेथ रेट पे रुकता। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम 100 में से 3 लोगों की जो डेथ हो रही है उसको देखकर डर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि एक आम हेल्दी इंडिविजुअल का इस बीमारी से अफेक्ट होकर वापस निकल कर आना 99.9% तक तय है। 1 लाख में कोई एक हो सकता है जिसकी डेथ हो जाए अगर वो 100% हेल्दी इंडिविजुअल, अदरवाइज उसकी डेथ होना इससे पॉसिबल ही नहीं है। इतने रेट के अंदर फर्क है। हाँ, परिवार के वो सदस्य जिनको डायबिटीज है, जिनको लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, इनको हमें सच में बचाना होगा, क्योंकि उसमें ये रेशो जो है वो 20% तक भी जा सकता है, 10 to 20% के बीच में। आप समझ रहे? तो
हेल्थी इंडिविजुअल जो है, अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, कोई डायबिटीज हाइपरटेंशन नहीं है, बेवजह मत घबराइए। आप दुनिया के सबसे सेफ और प्रोटेक्टेड ग्रुप्स में से। अगर हम अपने काम पे हर रोज जाते हैं तो हमारे एक्सीडेंट होकर मरने के चांसेस ज्यादा है रादर देन कोरोना होकर मरने के चांसेस हो, अगर हम हेल्दी इंडिविजुअल हैं। जो दूसरे केसेस हैं उनके ऊपर हम अभी समझेंगे कि इसको हमें कैसे टैकल करना है। घर में अगर कोरोना आ जाता है तो समझदारी से। अब आपको डाटा समझ में आया? मेरी तरह का कोई 30-35 साल का हेल्दी इंडिविजुअल है, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करता, थोड़ा गर्म पानी भी काढ़ा भी ढंग से पीता रहा, कुछ भी नहीं करता, वो वापस इससे बड़ी आसानी से आ जाएगा। जिनको प्रॉब्लम है थोड़ी, उनको हम देखेंगे, उनको हम ध्यान लगाएंगे कि कैसे उनके लिए हमें काम करना है। तो मोर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, CFR, ये तीनों का आपको थोड़ा सा पता चल गया। इससे आपको जो क्षमता है वो आपको अंदाजा एक आ गया। मैं एग्जैक्ट फिगर्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक अंदाजे के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि इतना इतना रिस्क, जो परसेंटेज रिस्क है वो अंदाजा आपके पास में आना चाहिए। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स है कम से कम, जिनको किसी प्रकार की कोई दूसरी समस्या नहीं है, वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। सेफ्टी करनी है, प्रिवेंशन पूरा रखना है। ये नहीं है कि मैं अगर अच्छा हूं तो मैं जाके बीमारी को आमंत्रित करूंगा, लेकिन घर में हो जाए तो पहले उन्हीं लोगों को साइड में करना है जो बिल्कुल हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि वो इस बीमारी को बड़ी आसानी से टैकल करके हटा सकते हैं। उनके शरीर में जाके ये नुकसान करने के चांसेस इसके बहुत कम है। 1 लाख में 1 से ऊपर का चांस इसका नहीं है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए जिन लोगों को घर में कोरोना होके स्ट्रेस का कारण बन रहा है, इसको प्लीज एंड प्लीज मना कर दीजिए। ये स्ट्रेस का कारण नहीं बनना चाहिए। आपके 4 लोगों का अगर परिवार है तो आपके घर में 2 सदस्य बिल्कुल हेल्दी इंडिविजुअल है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी आराम से सेवा होगी। और अगर सेवा करते हुए उनको भी कोरोना हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है घबराने की, उनको कुछ नहीं होने वाला। उनकी इम्यूनिटी इतनी है कि वो इसको रिकवर कर लेंगे आसानी से। तो स्ट्रेस का इसको कारण मत बनाइए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, डेथ का सबसे बड़ा कारण में आपने देखा, कोरोना बीच में हुआ तो एक इंसान बिल्डिंग से ही कूद के मर गया। कोरोना से अब आप समझिए 1 लाख में एक चांस था उसका मरने का, लेकिन वो दिमाग के अंदर किया गया स्ट्रेस इतना ज्यादा घातक था कि जो मौत आने के चांसेस ही नहीं थे, उसको अपने आप ही जाके गले लगा लिया। इसीलिए परिवार के किसी भी सदस्य को स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं आने देना। इसका रिकवरी रेट इसके फेटल रेट से कहीं गुना ज्यादा है। ये अगर हमें हो गया, ये हमें मार पाएगा, इससे कहीं गुना ज्यादा चांस है कि हम आराम से बच के बाहर निकल आएंगे। तो इसीलिए स्ट्रेस का कारण बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। हमारे देश में ये सबसे पहला दुखद ऐसा समय था जिसमें अगर पिताजी की मृत्यु हुई है तो बच्चा अस्पताल तक अपने पिता के शव को उठाकर और वहां पर शमशान तक जाकर अग्नि दहन नहीं उनका कर पाया, संस्कार नहीं कर पाया, अंतिम संस्कार नहीं कर पाया। आप खुद सोचिए कितने बड़े हम हिपोक्रेट हो गए। अब हम कहते हैं अस्पतालों के अंदर डॉक्टर हमारी सेवा करें। अगर मेरे पिताजी अस्पताल में भर्ती होते हैं कोरोना के चक्कर में, तो इस वक्त हमारे देश की हालत ये है, हम कहते हैं कि डॉक्टरों को बुलाओ, नर्सेस को बुलाओ जो इनकी सेवा करें। और भगवान ना करे अगर उनके कल को डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो मैं खुद उनको कंधा देने के लिए काबिल नहीं समझता खुद को। खुद कहता हूं कि नहीं भैया, मेरे को नहीं ये लाश लेके जाए। ये सब इस स्ट्रेस के कारण हो रहा है। हमारा ये डर इतना हावी भी हम पे नहीं होना चाहिए कि मानवता के जो बेसिक मूल्य हैं, जो सबसे बेसिक सिद्धांत हैं, हम उनको ही खो दें। तो इसीलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कोरोना में प्रिवेंशन की जरूरत है, डर की जरूरत नहीं है। इससे खुद को बचाने की हमें कोशिश करनी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरेंगे तो डरने वालों के लिए तो ये अगर नहीं भी कुछ हुआ तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो डाटा मैंने आपको जितना दिया इसको क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हो। ऑफिशियल डाटा मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, फिगर वहीं पे जाएगी। आप जितने लिटरेचर्स निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए, जो बात का निष्कर्ष है आएगा वहीं पे घूम के। तो कम से कम हेल्दी इंडिविजुअल बिल्कुल स्ट्रेस क्रिएट ना करें, आपका रिकवरी रेट 98.9% तक रहेगा, आप इससे बिल्कुल सही सलामत वापस आने वाले। तो अब आते हैं सेकंड स्टेज पे। पहली स्टेज क्या थी? स्ट्रेस की। दिमाग से अगर कोई भी युद्ध हार जाओगे तो पहले ही दिन हार जाओगे। दूसरा, अगर दुश्मन हमारा कमजोर भी है तब भी आपके ऊपर हावी होकर रहेगा। अगर दिमाग से मजबूत हो, उसको स्ट्रेस नहीं बना रहे हो, जिसका कोई रीजन भी नहीं है, मैंने आपको प्रूव करा है। अगर स्ट्रेस नहीं बना रहे हो तो बड़े आसान से बाहर आओगे। स्ट्रेस बना लोगे तो बचाने के लिए उतनी मुश्किल करनी पड़ेगी, उतना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेटर से पहली स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, उसको आपने बाहर कर दिया। हेल्दी इंडिविजुअल हो, मैंने बताया कुछ नहीं भी करोगे, केवल गर्म पानी पीते रहोगे, काढ़ा पीते रहोगे, आप 5-6 दिन में ऑटोमेटिकली रिकवर होके बाहर आ जाओगे। लेटर से हमें हुआ कोरोना, हमें हुआ तो स्ट्रेस के बाद सिचुएशन क्या आई? फीवर, बुखार होने लगेगा एकदम। बुखार कितना हो सकता है?
101 जा सकता है, 102 जा सकता है, 103 तक जा सकता है, 104 तक जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वायरल लोड कितना था जिससे हमें इन्फेक्शन हुआ है। अगर उसका वायरल लोड बहुत ज्यादा हमारे पास आया होगा और हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी, हमारी इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा दम नहीं होगा, तो एकदम फीवर बहुत तेज ऊपर चला जाएगा, संभलने में नहीं आएगा। और अगर हमारी मजबूती पूरी है, शरीर की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, वायरल लोड बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये 101, 102, हद से हद 103 तक जाएगा, उससे ऊपर फीवर नहीं जाता। तो बॉडी का फीवर बढ़ेगा, कोल्ड, कफ, बलगम बनेगा, शरीर के अंदर जमने लगेगा, हेडेक, सिर का दर्द होने लगेगा, लूज मोशन, वॉमिटिंग कुछ कुछ केसेस में होती है, कुछ में नहीं होती। जानेंगे हम लूज मोशन वॉमिटिंग में हमें क्या करना है, लेकिन कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती। लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल, कोई भी चीज हमारे पास आ रही है, हम उसे सूंघेंगे, हमें महसूस नहीं होगी, हम कुछ खाएंगे, उसका टेस्ट महसूस नहीं होगा। ये सारे लक्षण जितने भी हमने बताए हैं, जितने आपको ये हमने इसके एट्रीब्यूट्स बताए हैं, ये कोरोना लाइकलीनेस में, कोरोना लाइकलीनेस मतलब अगर हमने टेस्ट नहीं करवाया, हमें कंफर्म नहीं हुआ कि हमें कोविड है, तब भी यही है, कोविड हो जाएगा तब भी यही है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखते हैं जिसमें लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट काफी प्रोमिनेंट है, बहुत लोगों में देखने को मिला है, और फीवर मैक्सिमम केसेस में देखने को मिला है, तो फीवर हो गया, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल हो गया, तो समझ लीजिए कि हाँ कोरोना लाइक सिम्टम्स हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसकी टेस्टिंग करवाना चाहो नहीं करवाना चाहो, उसमें हम बाद में आएंगे, हम समझेंगे कितनी कारगर है। रिपोर्टिंग जरूर करनी है, गवर्नमेंट को बताओ जरूर। आरोग्य सेतु की ऐप है, तुरंत डाउनलोड कर लो, एसेस करो। आपको लगता है कि फीवर है, लॉस ऑफ स्मेल टेस्ट है, कोल्ड कफ शुरू हो गया है, रिपोर्टिंग एटलीस्ट गवर्नमेंट के पास जरूर जानी चाहिए। आप उनको बता दें कि मुझे है, टेस्टिंग आप करवाएं ना करवाएं ये गवर्नमेंट और आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं करवा लीजिए, नहीं करवाओगे तो कोई इससे इतना बड़ा आफत नहीं आने वाली, क्योंकि सिम्टम को कैसे टैकल करना है वो हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो फीवर होगा, कोल्ड कफ होगा, हेडेक होगा, लूज मोशन, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको इसके अंदर होने वाले हैं। अब यहां पर हम बहुत बार चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं। मैंने क्या कहा, कोरोना आया है, काढ़ा पीते रहो, गर्म पानी पीते रहो, कुछ नहीं होने वाला। हेल्दी इंडिविजुअल हो तो बिल्कुल आराम से रेस्ट करो, अपने आप आया अपने आप जाएगा। नॉर्मल मेडिकल साइंस में वायरस अपने आप आता है अपने आप जाता है, उसके लिए ना तो कोई एंटीवायरल कभी भी देने की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल खांसी जुकाम में भी आपको एंटीवायरस नहीं दी जाती। ये गलत आदत है कि जैसी हमें होती है हम एंटीबायोटिक्स खानी शुरू कर देते हैं। वायरस आया है, चुपचाप 5-6 दिन में अपने आप जाएगा, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, वायरस के लिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद में अब होता है, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हो वो मैं बताने वाला हूं। गड़बड़ को अगर हम नहीं करेंगे, बॉडी को अपना काम करने देंगे, ऑटोमेटिकली हेल्दी इंडिविजुअल में आराम से बाहर आ जाओगे। करना क्या है, बॉडी ने, अब आप इसको मैकेनिज्म को समझो कि हम गलती कहां कर रहे हैं। अगर वो गलती नहीं करेंगे तो बिल्कुल सीधे सीधे बाहर आएंगे। अब समझो होता क्या है, नॉर्मल घर के अंदर अगर बुखार हुआ तो हम हाथ लगाते हो, बोलते हो ओहो इसको तो बहुत तेज बुखार है। तो दूसरा इंसान क्या करता है, एकदम पट्टी लेकर आ जाएगा, ठंडे पानी की पट्टी लगाने लग जाएगा। दूसरा इंसान लेकर आएगा पैरासीटामोल, आजकल पढ़े लिखे हैं, तुरंत पैरासीटामोल दे देंगे। एक और इंसान आएगा, वो कहेगा घर में एक और गोली पड़ी हुई थी यार, इसका भी क्या करेंगे, चलो ये भी एंटीबायोटिक भी दे दो, पिछली बार डॉक्टर साहब ने दी थी। ये तीनों ही जो काम आपने किए, आपने केवल और केवल उसके लिए रिस्क को बढ़ाया है, कम नहीं किया। तीनों कामों के अंदर आपने रिस्क को बढ़ाया है, कम नहीं किया। वायरस अपने आप आया था, बॉडी उसको अपने आप लड़के, बॉडी की इम्यूनिटी उसको अपने आप हटाने वाली थी। आपने आकर भला तो क्या करना था और बुरा करा बॉडी के साथ। अब समझिए ये काम क्या होता है। कोई भी एलोपैथी, दुनिया की दवाइयां कोई भी खराब नहीं है, उनको गलत समय पे हम इस्तेमाल करते हैं तो वो खराब हो जाती है। मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये होता है एंटीजन, ये होती है एंटीबॉडी। वायरस बाहर से आया शरीर के अंदर, इसको बोलते हैं एंटीजन। मेरी बॉडी इससे लड़ने के लिए हथियार चलाना शुरू करती है, वो हथियारों के नाम होते हैं एंटीबॉडीज। वायरस आया, बॉडी उसके खिलाफ लड़ेगी। एंटीजन आया, एंटीबॉडी उसके खिलाफ लड़ेगी। अब ये जब वायरस आया मेरी बॉडी के अंदर, तो जब ये एंटीजन आया, एंटीबॉडी आया, तो एंटीबॉडी ने चलाए हथियार। इन हथियारों का नाम, जैसे अगर पीसीएम लेते हो तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। बात समझ गए, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, कॉक्स हो गए, इस तरह के बहुत सारे होते हैं मेडिकल भाषा में। आप ये समझ लीजिए, वायरस आया, बॉडी ने एंटीबॉडीज चलाई। अब ये एंटीबॉडी का नाम सपोज कर लो जी, आप PG2 मान लो, PG मान लो, प्रोस्टाग्लैंडिन PG के नाम से मान लो आप।
ये जैसे ही मैंने हथियार चलाया, अब क्या हो गया, वॉर शुरू हो गई दोनों पक्षों में। वायरस भी था, मैं भी अपनी तरफ से लड़ रहा हूं, दोनों के बीच में जब वॉर शुरू होगी तो बॉडी क्या कहती है, वायरस को किल करना है। बॉडी वायरस को किल कैसे करेगी? समझिएगा, बॉडी बड़ी समझदार है, आपकी बॉडी दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है, आपको पता होना चाहिए वो कैसे किल कर रही है वायरस को। उसने शरीर का तापमान बढ़ा दिया। डॉक्टर्स ने अभी 3 महीने पहले आपको क्या कहा था कि जून जुलाई के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वायरस अपने आप किल हो जाएगा। बाहर का टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा, बॉडी समझदार है। बॉडी क्या कर रही है, 37 डिग्री सेल्सियस आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, उसको बढ़ाकर 42-43 तक लेकर आने की कोशिश करेगी, 40 पे लाएगी, 41 पे लेकर आएगी कि भैया टेम्परेचर बढ़ाओ। 3-4 डिग्री 5 डिग्री अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो वायरस ऑटोमेटिकली किल होने लग जाएगा। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, आपको समझ में आ रहा है? बॉडी आपकी डॉक्टर है, वो रिस्पॉन्ड कर रही है सही। अब आपने कहा कि भैया वायरस आ रहा है, तो बॉडी ने क्या करा, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं WBC, ये लड़ाई में काम आते हैं, बचपन में हमने पढ़ा है। ये क्या करेंगे, कफ बनाएंगे, बलगम बनाएंगे, कहेंगे वायरस को लपेटो इसके अंदर, वायरस को लपेटो, ये इतना जो बिखरा पड़ा है ब्लड में जा रहा है, इसको जाने से रोको, इसको इसी में लपेट लो। लपेटने के बाद में एक जगह पे शरीर के अंदर रखेंगे, बार बार आपसे खांसी करवाएगी बॉडी, ताकि ये बलगम शरीर से बाहर निकल जाए। वायरस आ रहा है, आप देख रहे हैं बॉडी कितनी समझदार है। अगर आप ये समझोगे तो इसके कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा, गलती नहीं करनी इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो कोल्ड और कफ बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, बनना चाहिए। सिर के अंदर दर्द है, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बॉडी की थकान है, बॉडी की कैलोरीज खर्च हो रही है, बॉडी की एनर्जी खर्च हो रही है, सिर में दर्द होगा, शरीर में थकान होगी, शरीर में टूटेगा, अंदर वॉर चल रही है। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल और केवल आराम करना है, शरीर को अपने हिसाब से लड़ने दो। लूज मोशन, वायरस यहां तक था, गले के अंदर था, रेस्पिरेटरी ट्रैक में था, बलगम और फीवर से काम चला रहा था। वायरस का इंफेक्शन जैसे ही हमारी गट फ्लोरा पे होगा, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर होगा, तो वहां जाके क्या करेगा, जितने हमारी बॉडी के अच्छे बैक्टीरिया उनको किल करेगा, यानी एकदम लूज मोशन लग जाएंगे। जैसे ही हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन को पता चलेगा वायरस आया, तो वो क्या करेगी, सीधा सारा सामान बाहर। उसका पहली प्राथमिकता क्या है, खाना जो है ये तो दोबारा भी आ जाएगा, लेकिन जो वायरस आया इसको खाने के साथ में बाहर निकालो। तो इमीडिएटली लूज मोशन बॉडी शुरू कर देगी, निकालो शरीर से बाहर, निकालो वायरस को। तो लूज मोशन बिल्कुल सही हो रहे हैं। वॉमिटिंग शुरू कर देगी ऊपर से कि भैया वायरस है, कहीं पर भी उसको दिखेगा बॉडी को, वो सीधा वॉमिट करके उसको बाहर निकालेगी। मुझे एक बात बताइए, आपके घर के अंदर एक बाहर के बंदे ने आक्रमण किया, आक्रमण करने के अंदर उसको 4 तरीके से हथियार चलाए आपकी बॉडी ने उससे लड़ने के लिए। क्या कुछ गलत कर रही है बॉडी? कुछ गलत नहीं कर रही, वो अपने आप लड़कर उससे ठीक हो रही है। हम उसमें छेड़खानी कर रहे हैं। छेड़खानी कैसे कर रहे हैं समझिए। जैसे ही आपने उसमें पैरासीटामोल डाल दी, तो पैरासीटामोल ये कह रही है कि भैया ये एंटीजन वायरस तो आया है, क्योंकि अब देखिए आपने क्यों डाली पैरासीटामोल, आपने बॉडी को ये कहा ना, फीवर क्यों उठ रहा है, फीवर नहीं उठना चाहिए भैया, मेरा बंदा बीमार है तो बीमार रहे, फीवर नहीं उठना चाहिए। फीवर नहीं उठना चाहिए तो क्या करना है, पैरासीटामोल की गोली डालो। आपकी प्राथमिकता क्या थी कि बुखार कम होना चाहिए। आपने ये नहीं सोचा कि ये जो लड़ाई हो रही है इसमें मेरी बॉडी मजबूत है कि वायरस मजबूत है या क्या है। आपने तो सिंपल ये कहा कि भैया लड़ाई खत्म होनी चाहिए, मेरे को बुखार नहीं चाहिए, और आपने डाल दी पैरासीटामोल। पैरासीटामोल ने क्या किया, वो जाने के बाद में एंटीबॉडी जो हथियार चला रही थी, इन हथियारों को रोक दिया। अब क्या हुआ, बॉडी के अंदर रुक गई फाइट, कम हो गई तो बॉडी का फीवर कम हो गया, आप खुश हो गए। ये वही बात हो गई कि हमारे देश की सरहद से एक बहुत बड़ा दुश्मन अंदर एंटर करा, आपने अपने सैनिकों को बोला मत लड़ो, इतनी गोलीबारी आ रही है, बहुत डर लग रहा है, मत लड़ो, और हम ये सोच रहे हैं कि लड़ाई हम जीत गए। दूसरा और ज्यादा हावी होता जाएगा और तेज अटैक करेगा। आप समझ रहे हैं बात को? एग्जैक्टली अगर किसी समझदार डॉक्टर के पास बैठेंगे तो वो इस कॉन्सेप्ट को आपको इसी तरीके से समझाने का प्रयत्न करेगा। डॉक्टर की बात को हम समझना नहीं चाहते, गलत समय पर दवाइयां लेते हैं और बाद में कहते हैं डॉक्टर तुमने गलती करी है। अगर असली में समझेंगे तो मुद्दा ये होता है। तो अब दोबारा समझिए, सैनिक जो दूसरे देश के हैं वो हमारी सरहद में बहुत ज्यादा आए, हमने वापस अटैक करना शुरू करा। सेना को मत छेड़ो, सेना को अपना काम करने दो। सपोज करो ये सेना बहुत ज्यादा थक जाती है, आप समझ रहे हैं, हमारी सेना लड़ते लड़ते थक रही है, उस समय पर हो सकता है थोड़ा युद्ध विराम देने की जरूरत हो, वहां पर पैरासीटामोल डाल दो। कहने का मतलब क्या है, फीवर बॉडी में बढ़ रहा है, बढ़ने दो, यही वायरस को किल करेगा, लेकिन कितने तक बढ़ने दो, 102 डिग्री तक, 103 डिग्री तक। अगर कोई ससेप्टेबल इंडिविजुअल हो, किसी को डायबिटीज हो, हार्ट का खतरा हो, तो हो सकता है जब इतनी गोलीबारी हो रही है तो बेचारा शॉक में आ सकता है, तो 102 डिग्री एक मान लो पैरामीटर।
102 डिग्री का पैरामीटर बना लो, इससे ऊपर बुखार जाएगा तो पैरासीटामोल डालूंगा, इससे ऊपर बुखार नहीं जाएगा तो पैरासीटामोल नहीं डालूंगा। 102 तक मैं अपनी बॉडी को फाइट करने के लिए दूंगा। अब दूसरी गलती क्या करते हैं, एकदम ठंडे चिल्ड पानी की पट्टियां सीधा डाल देते हैं, फिर दोबारा वहीं पे आ जाओ। पहली गलती पैरासीटामोल की आपको समझ में आई, क्यों नहीं करनी चाहिए। 102 के बाद करोगे तो थोड़ी देर युद्ध विराम मिलेगा, बॉडी को पैरासीटामोल उसने थोड़ी देर तक आम रोक दी, फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा बॉडी फाइट करना शुरू करेगी, करने दो, 102 तक फाइट करेगी। 102 के बाद 6 घंटे बाद पैरासीटामोल डाल सकते हो। सही जगह पे अगर पैरासीटामोल का इस्तेमाल करोगे तो बचा लेगी बहुत बड़े बड़े समस्याओं से, गलत जगह पे इस्तेमाल करोगे नहीं। और मैं ये भी बता दूं, जो लोग हेल्दी इंडिविजुअल है, जिनकी इम्यूनिटी बड़ी जबरदस्त है, डरने की जरूरत नहीं है। 103 104 डिग्री तक भी आराम से झेलता है इंसान, वो बॉडी उसकी खुद बताएगी कि वो बिना गोली के कितना लड़ सकता है। जितनी जल्दी पैरासीटामोल का आप इस्तेमाल करोगे उतनी आपकी लड़ाई वीक होगी। समझ में आया मामला। कोल्ड और कफ भी ऐसे ही हुआ, आपकी बॉडी ने कफ बनाया, आप सीधा मार्केट में गए, आप फिनाइलेफ्रिन उठाई, कोई भी इस तरह की दवाई उठाई जो कफ एंड कोल्ड में आप इस्तेमाल करते हो, केवल रिसेप्टर पे कॉल करेगी, अपने रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, बनने दो कफ। आपका काम क्या है, कफ को जमने मत दो। बॉडी भी खांस खांस के निकलवा रही है ना, आप ऊपर से काढ़ा पी लो। अगर हल्दी का काढ़ा पियोगे तो वो उस और कफ को काटेगा, अंदर के तापमान को थोड़ा बढ़ाने में मदद करेगा और कफ को बाहर निकाल देगा। बॉडी में पर्याप्त WBC है वायरस को लपेटने के लिए। आप जबरदस्ती कफ की गोलियां ले लेके उसके काम को, मुश्किल को मत बढ़ाओ। कफ एंड कोल्ड में समझ में आ गया, गोली की कोई जरूरत नहीं है, कोरोना में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका कफ एंड कोल्ड इतना सीवियर है ही नहीं कि आपको बाहर की गोलियों को लेना पड़े। केवल फीवर के अंदर आपको पैरासीटामोल कब यूज करनी है, मैंने एक एग्जांपल दे दिया। हेडेक होता है, कोई आफत की बात नहीं है, अनटिल अनलेस आपने गोलियां खा खा के अपने शरीर को कमजोर ना किया हो। कोरोना में होने वाला हेडेक में केवल रेस्ट करो, अपने आप हेडेक आपका ठीक हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है किसी गोली की। लूज मोशन, दोबारा सिस्टम को समझो, गट के अंदर वायरस पहुंचा, बॉडी ने क्या करा, भैया वायरस दिख गया है, मुझे खाने की परवाह नहीं है, खाना पानी जो भी है वायरस को सीधा बाहर निकालो। जैसे ही 2 लूज मोशन हुए, बाजार में गए, जाके ऑफ्लॉक्सासिन की टेबलेट ली, केमिस्ट से पूछा और खा ली, कर दी गलती। ये जो वायरस है बॉडी के अंदर, ऊपर से आपने क्या डाला है, एंटीबायोटिक। आपको कौन सी कॉमन एंटीबायोटिक केमिस्ट के पास मिलती है, ऑफ्लॉक्सासिन। आजकल ज्यादा पॉपुलर चल रही है नॉफ्लॉक्स TZ। इन दोनों गोलियों को समझिए, जिनके पीछे आता है ऑफ्लॉक्सासिन, एक्सासिन आता है, ये एंटीबैक्टीरियल्स होती हैं। बॉडी में बैक्टीरिया होगा तो ऑफ्लॉक्सासिन किल करेगी। नॉर्फ्लॉक्स TZ क्यों बोलते हैं, नॉर्फ्लॉक्स का मतलब नॉर्फ्लॉक्सासिन, TZ का मतलब टिनिडाजोल। जिन चीजों के पीछे अजोल आते हैं ये एंटी फंगल होते हैं, जिनके पीछे एक्सासिन आता है ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं, और जिनके पीछे जिविर आता है वो एंटीवायरल्स होते हैं। इस वायरस को किल करने के लिए एंटीवायरल बना नहीं, तो एंटीवायरल मार्केट में उपलब्ध नहीं, बचे क्या, एंटीबायोटिक और एंटीफंगल। इन्फेक्शन मुख्य तौर पर आपको 3 तरह के होते हैं, या तो वायरस होगा, या बैक्टीरिया होगा, या फंगस होगा। पेट है गट, इसमें या तो वायरस घुसेगा, बैक्टीरिया घुसेगा, फंगस घुसेगा, ये 3 चीजें आपके पास घुसेगी। वायरस कोविड का घुसा गट में, बॉडी ने लूज मोशन करके बाहर कर रही है, आप बाजार में जाके जो एंटीबायोटिक लेकर आ रहे हो वो क्या है, एंटीबैक्टीरियल। बैक्टीरिया है नहीं लेकिन एंटीबैक्टीरियल ले आए, ऑफ्लॉक्सासिन ले ली। अब ऑफ्लॉक्सासिन ले लिया, नॉफ्लॉक्स TZ ले ली, तो क्या हुआ, उसने उसके गट को, ये जो एलोपैथिक दवाइयां होती हैं केवल ये बैक्टीरिया को किल नहीं करेगी, ये उसके लिए और मुश्किल कर देगी, मोबिलिटी को कम कर देगी, इंटेस्टाइन को ज्यादा मूव नहीं होने देगी, कहेगी नहीं नहीं लूज मोशन नहीं होने चाहिए, जो खरीद के लेके आया, पैसे खर्च करके आया है, तो लूज मोशन मुझे रोकने हैं। अरे लूज मोशन तो रोक दिया, अंदर वायरस तो अंदर का अंदर ही है अभी, तो अंदर उत्पात मचाएगा, अंदर और स्ट्रांग हो जाएगा। बात समझ में आई, वही पैरासीटामोल वाली बात। तो करना क्या था, लूज मोशन और वॉमिटिंग हो रही है, होने दो, जितना सहन कर सकते हो करो, इसको निकालो। ऊपर से केवल पानी लेना है, पानी को बॉईल करो अच्छे से। बॉईल क्यों करो, ताकि और बैक्टीरिया वायरस बाहर से ना आ जाए। अच्छे से बॉईल करो, उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक का डाल दो, उसके अंदर आप 1 चम्मच देसी खांड डाल दो, शुगर और सॉल्ट थोड़ा सा बन गया, इलेक्ट्रोलाइट बन गया, थोड़ा थोड़ा करके पीते रहो। वॉमिटिंग हो रही है, करो। लूज मोशन हो रहा है, करो। निकालो शरीर से वायरस को, बॉडी भी निकाल रही है, आप भी निकलने दो। बॉडी जब पूरी खाली हो जाए, लेट अस से कि मेरे अंदर बहुत कमजोरी आ गई, जैसे इस बार क्या हुआ मेरी जिंदगी के, मैं आपको आगे बताऊंगा, मुझे अभी कोविड लाइकनेस हुई थी, दुनिया के मेरी जिंदगी के सबसे सीवियर लूज मोशन और वॉमिटिंग लगी इस बार मुझे।
10 बार कम से कम मैं लूज मोशन, 10 बार वॉमिटिंग गया। जब शरीर बिल्कुल निचुड़ गया तब मैंने जाकर नॉफ्लॉक्स टीजेड ली। और मैंने ये बताया नहीं किसी डॉक्टर को बताऊंगा तो डॉक्टर इसके ऊपर भी गाली देंगे, क्योंकि नॉफ्लॉक्स टीजेड रैशनल कॉम्बिनेशन नहीं है देने के लिए, वो वही एंटीबायोटिक की लेवल चलती है। लेकिन चलो हमने ले ली। जब शरीर से पूरा निकल जाए, शरीर में लगे ताकत नहीं बची है, तब जाकर आपको एंटीबायोटिक कोई जो है वो लेनी चाहिए। अगर कोई डॉक्टर जानकार है तो उसकी सलाह से लेनी चाहिए। समझदार डॉक्टर कभी भी पहले लूज मोशन में आपको गोली नहीं देगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? वायरस बॉडी से निकल गया पूरा, आराम आराम से पानी पीते रहे, बाद में अगर, वरना तो 90% चांस है कोविड में लगने वाले लूज मोशन में और वॉमिटिंग में आपको दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर पड़ेगी तो कब यूज करनी है मैंने आपको बता दी। वॉमिटिंग अगर होती है तो ऑर्डेंसिट्रॉन होती है, आप समझ गए? ऑर्डेंसिट्रॉन है, पेरिनॉम नाम से गोली आती है, ये सब क्या करती है वॉमिटिंग के अंदर एंटीबैक्टीरियल। ये वाली एंटीबैक्टीरियल, आपको जब भी कोई दवाई लेके आते हो ना, इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करो ये काम कैसे कर रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा उसको लेना कब है। वॉमिटिंग और लूज मोशन के केस में आपको पता चल गया। याद रखना, एक और गलती जो हम करते हैं वो लूज मोशन में, जब हम एंटीबायोटिक की शुरुआत करते हैं, मत गोली लो। और अगर आपने ऑफ्लॉक्सासिन या नॉफ्लॉक्सटीजेड, कोई भी एक्सासिन या अजोल वाली कोई भी गोली ली है, तो फिर उसको अच्छे से लो। अगर मुझे लूज मोशन या वॉमिटिंग हुए हैं तो मुझे एक दिन तक, जब तक मेरे अंदर हिम्मत है, मैं कोई गोली नहीं लूंगा। बॉडी अपने आप ठीक होगी। खिचड़ी खाओ, केला खाओ, दही खाओ, कुछ लेने की दवाई जरूरत नहीं है। रिकवर हो जाते हो एक दिन में, ठीक नहीं ठीक हो पा रहे, बहुत ही ज्यादा बॉडी जो है बिल्कुल दिक्कत में आ गई है, आपने एंटीबायोटिक शुरू कर दी, ऑफ्लॉक्सासिन नॉफ्लॉक्स, अगर एक बार शुरू कर दी तो कम से कम 3 दिन लगातार खानी ही खानी। अगर ऐसे खाओगे कि अभी 2 गोली खा ली, पेट का लूज मोशन तो रुक गए, चलो ऐसे निकल दो, तो समझो उस बीमारी को तुम 10 दिन तक बढ़ाने वाले हो। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। ये समझ लो कि दुश्मन की सेना पेट में थी, आपने गोली जो दी एंटीबैक्टीरियल है, काट रही है ना बैक्टीरिया को, लेकिन आधे बैक्टीरिया को काटेगी, आधे को नहीं काटेगी, वो दोबारा ग्रो कर जाएंगे। तो एंटीबायोटिक जब भी आप, खासकर एंटीबायोटिक शुरू करो, ये ऑर्डेंसिट्रॉन हुई, पैरासीटामोल हुई, डिस्प्रिन हुई, फिनाइलेफ्रीन हुई, ये आप कभी भी खाओ, थोड़ी सी खा के सपोर्ट लिया और बंद कर दो। लेकिन जब भी कोई एंटीबायोटिक शुरू करोगे, एंटी फंगल शुरू करोगे, उसके ट्रीटमेंट को कभी भी किसी बीमारी में बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर छोड़ दिया और वहां पर 2 सैनिक भी आपके बच गए, वो अगली बार उस बीमारी, उस दवाई के खिलाफ आर्मामेंट लेकर आएंगे, म्यूटेशन लेकर आएंगे, और अगली बार वही दवाई आपकी हो सकता है काम ना करे। तो इस बात में सतर्कता रखनी है। हमेशा दवाई लेते वक्त पूछना है कि ये एंटीबायोटिक और एंटी फंगल तो नहीं है। अगर है तो कोर्स को पूरा करना है, कम से कम 3 दिन 4 दिन लगातार ढंग से खानी है, ताकि अच्छे से उसको किल कर सको। बात समझ में आई? अब हम पूरा इसका निष्कर्ष निकाल लें। फीवर होना नॉर्मल है, 102 तक कोई छेड़खानी नहीं। कोल्ड कफ बिल्कुल नॉर्मल है, काढ़ा पीते रहो, किसी दवाई की जरूरत नहीं। हेडेक बिल्कुल नॉर्मल है, कोई जरूरत नहीं। लगे कि नहीं भाई टूट ही गए, मरने ही वाले हैं, डिस्प्रिन ले लेना, लेकिन 1-2 बार लेनी है, ज्यादा दवाइयां नहीं लेनी। लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि भाई दिक्कत हो गई, कोई दवाई की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा हो जाती है ORS लेते रहो, अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तब उसके बाद में आपने एंटीबायोटिक लेनी है। अगर लेनी है तो पूछ कर ले लीजिए डॉक्टर से, और लगातार 2 दिन 3 दिन जो उसकी रेकमेंडेड डोसेज है उसी डोसेज के अंदर उसको लेना है। बीच में एंटीबायोटिक और एंटीफंगल नहीं छोड़नी। और अगर वॉमिटिंग हो जाती है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। लूज मोशन के साथ वॉमिटिंग जब मुझे लगी थी, मैंने केवल एंटीबायोटिक ली थी, इससे ही वॉमिटिंग भी अपने आप रुक गई। अगर इसके साथ में ये लेता, एक एक्स्ट्रा गोली का लोड बढ़ाता, शरीर को आदत डालता खाली गोली की, कोई जरूरत नहीं है। कम से कम गोलियां लो, आपको बहुत हद तक मदद इसमें मिलेगी। तो आपको समझ में आ गया ये कोरोना लाइक सिम्टम्स को हमें कैसे समझदारी से एलोपैथी की दवाइयां किस तरीके से इस्तेमाल करके इसको मैनेज करना है। काम की हैं ये दवाइयां। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, आजकल हमारे देश में कल्चर ऐसा चल रहा है, जो लोग आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं वो ढंग से आयुर्वेद को करे ना करे, एलोपैथी को गालियां देनी शुरू कर दी। एक बात याद रखिएगा, इमरजेंसी कभी भी आपको हो गई, दुनिया की सबसे बड़ी साइंस जो आपको उस वक्त बचा सकती है वो एलोपैथी है। ना उसमें आपको फ्रूट वेजिटेबल खाने बचाएंगे, ना आपको आयुर्वेदिक का कोई काढ़ा उस वक्त बचा पाएगा। जब इमरजेंसी एकदम हार्ट अटैक आया, आपको अस्पताल ही बचाएगा, और उन्हीं के पास में। तो इसीलिए किसी भी चीज को आप कर्स मत करें, गलत मत बोले, सही चीज का इस्तेमाल सही जगह पे कर लो, बिल्कुल सटीक तरीके से करोगे, डैमेज शरीर को कम से कम होगा। सारी साइंसेस सम्माननीय है, सबको सम्माननीय नजरों से देखो। आयुर्वेद प्रिवेंशन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी साइंस है, एलोपैथी ट्रीटमेंट के लिए, अगर आप ट्रीटमेंट उसका कर रहे हो इमीडिएट, आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, तो एलोपैथी से ऊपर साइंस नहीं है।
तो दोनों की रिस्पेक्ट करके सही तरीके से नॉलेज गेन करके करो तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आज का आपको ये समझ में आ गया पूरा, प्रिवेंशन कैसे करना है उसके बारे में मैंने बताया, ट्रीटमेंट जो करना है वो कैसे बताया। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताता हूं। मुझे और मेरी पत्नी को 7 दिन पहले अभी कोरोना हुआ। अब मैं आपको एग्जैक्टली केस बताऊंगा, दोनों के अंदर क्या क्या सिम्टम हुए, जितने सिद्धांत हमने लर्न करे उसको कैसे लगाया गया और लगाने के बाद में कैसे आसानी से दोनों बाहर आए। इस वक्त 7 दिन के बाद में दोनों बिल्कुल हेल्दी हैं, खांसी या जुकाम की अंश तक नहीं है। तो अब हम समझते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जब इन सिद्धांतों को लगाएंगे तो कैसे निकल कर आएंगे। अब प्रैक्टिकल केस समझते हैं, जितने सिद्धांतों को लर्न करा है वो सच में अगर हम प्रैक्टिकली लगाते हैं तो काम करते हैं कि नहीं, दोनों केस में समझते हैं। मेरा नाम वरुण, मेरी पत्नी का नाम आंचल। 7 दिन पहले आंचल को केस आया जिसमें इनको कोविड लाइक सिम्टम्स शुरू हुए। सिम्टम्स क्या शुरू हुए? सिवियर फीवर एकदम आ गया। सिवियर फीवर मतलब 102 103 के आसपास जाने लग गया। कोल्ड कफ, गले के अंदर जो है थोड़ा सा कफ बनने लग गया, थोड़ी खांसी हल्की सी शुरू हुई। वैसे दूसरे दिन शुरू हुई थी लेकिन अंदाजा ये हो गया था कि हाँ कफ वगैरह भी शुरू हो गया। जैसे ही फीवर हुआ एकदम सबसे पहला स्टेज क्या है? स्ट्रेस। परिवार के, इतने बड़े परिवार के पहले सदस्य को अगर कोरोना लाइक सिम्टम हो जाए आज के टाइम में तो सबसे पहली दिक्कत क्या है? स्ट्रेस। ऊपर से घर की लेडी, तो आप सोच सकते हैं कि स्ट्रेस कितना क्रिएट होगा। सबसे पहला काम क्या था? स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आपको पता है आपकी पत्नी जो है इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है आपसे और आप हेल्दी इंडिविजुअल हैं, मैं हेल्दी इंडिविजुअल हूं। तो इमीडिएटली क्या किया गया? सीधा उनके कमरे के अंदर ही खुद को साथ में उनकी सेवा के अंदर लग गए। अब सेवा जब करोगे तो क्या होगा कि तुम्हें भी कोविड होने के चांसेस है, लेकिन कोविड होने के चांसेस हैं, लेकिन कोविड से डेथ होने के चांसेस बहुत लो थे। ये मैं मेरे बारे में भी जानता था, उसके बारे में भी जानता था। अगर यहां पर उनको छोड़ दिया जाता अकेला और स्ट्रेस को हावी होने दिया जाता तो ये बीमारी जो बिल्कुल भी माइल्ड, बहुत रिस्की नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो रिस्की बन जाती। तो कॉन्शियस डिसीजन क्या लिया गया? घर के अंदर माता को जिनको थोड़ी सी दिक्कत है या छोटी बहन को जिनको थोड़ी दिक्कत है उनको दूसरे कमरे में और खुद हम दो इस कमरे में। अब उनको सहारा मिल गया कि साथ में कोई है मेरे, स्ट्रेस के लेवल को कम कर दिया गया। बुखार 102 के ऊपर जैसे जाने लगा तो आराम आराम से नॉर्मल पानी की पट्टी करके कम किया गया। उसके बाद में जब रात को लगा, क्योंकि सिवियर बुखार चढ़ रहा था उनको, 102 103 बार बार लगातार 2 दिन पूरा जबरदस्त बुखार रहा। तो जब हमें लगा कि नहीं अब नींद आ सकती है, जब तक हम जाग रहे थे तब तक तो नॉर्मल मैंने पट्टी करी, और अगर वो नहीं हो सकता तो जब आपको लगता है कि अब नींद आ जाएगी तो एक पैरासीटामोल दे दी सेफ्टी के लिए, कहीं ऐसा ना हो 102 के बाद मीटर ही भाग जाए, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं है। तो ये दूसरे दिन का काम चल रहा था। दूसरे दिन उनका ट्रीटमेंट करते हुए जाहिर सी बात है आपके पास तो आएगा ही आएगा जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो फीवर यहां पर भी बढ़ा। दोनों में समझने वाली बात देखिए, हमारे जैसे लोग जो ज्यादा गोलियों के ऊपर निर्भर नहीं रहते, इनके अंदर फीवर, मेरे अंदर फीवर जो था वो 101 102 और शायद 103 गया हो, लेकिन मुझे पैरासीटामोल की जरूरत नहीं पड़ी। गोलियां मैं इतनी आसानी से लेता भी नहीं, बिना पैरासीटामोल के ऑटोमेटिकली दूसरे दिन जो था फीवर डाउन आ गया। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जब मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ था अभी 1 साल पहले, उसमें भी मैंने आपको बताया था विदाउट टेकिंग अ सिंगल मेडिसिन हम 2 दिन में रिकवर होकर आ गए थे। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। फीवर यहां पे रिकवर होकर आ गए, इनको पैरासीटामोल की जरूरत पड़ी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दी कब गई? 102 103 के बुखार पे, उससे पहले नहीं। कफ के लिए कोई काम नहीं किया गया, काढ़ा इनका भी कंटिन्यू रहा, काढ़ा मेरा भी कंटिन्यू रहा। पहले दिन 2 दिन फीवर इनको जबरदस्त हुआ, थोड़ा कफ हुआ, हेडेक जबरदस्त हुआ, हेडेक में कोई दवाई नहीं दी गई इनको, केवल रेस्ट करवाया गया। और तीसरे दिन थोड़े बहुत लूज मोशन हुए आंचल को। अब आप देखिए स्ट्रेस हमने उत्पन्न नहीं होने दिया, फीवर बहुत जबरदस्त हुआ था, जबरदस्त को टैकल करने के लिए पैरासीटामोल दी गई, कफ हेडेक लूज मोशन में कुछ नहीं किया गया। 5th डे शी वॉज आउट। 5वें दिन वो इससे रिकवर होकर आराम से, अब बॉडी में केवल थोड़ी वीकनेस बची है, अच्छा खासा पूरी युद्ध को लड़कर, पूरे लड़ाई को लड़कर 5th डे शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। कोविड था या नहीं था मालूम नहीं, टेस्टिंग करवाई नहीं गई, रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को की गई। रिपोर्टिंग करनी इसलिए जरूरी है, आपकी सरकार को पता होना चाहिए क्योंकि ये पैंडेमिक है, तो इंफॉर्मेशन सरकार के पास होनी चाहिए कि कोरोना कहां कोरोना जैसे सिम्टम कहां है। टेस्टिंग करवा भी लो, नहीं भी करवा लो, ट्रीटमेंट यही रहने वाला है। और क्योंकि गवर्नमेंट के सेटअप में, आप गवर्नमेंट को एक तो मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं, एक तो कर्ज मत करो, अरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट जितना कर सकती है उतना कर रही है, और गवर्नमेंट के सपोर्ट की हेल्थी इंडिविजुअल को जरूरत नहीं है। आपके घर में कोई डायबिटीज, हाइपरटेंशन पेशेंट एकदम बेचारा सीवियर होता है, उसमें भी मैं ये पॉइंट को भी डिस्कस करूंगा, उन पेशेंट्स में हमें क्या समझना है, ठीक है। तो मत कर्ज करो, ये आपका अपना ट्रीटमेंट अपने घर में आराम से हो जाएगा, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है।
पीसीएम हो गया, कफ काढ़ा हुआ, लूज मोशन नहीं, कुछ दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, एक पैरासीटामोल के केवल यूज करने से पूरे ट्रीटमेंट में शी वॉज आउट ऑन 5th डे। डिस्टर्ब नहीं किया गया बॉडी को, एडिक्वेट रेस्ट दिया गया, हो गई बात। मेरे केस में फीवर में कोई गोली नहीं, कफ कोल्ड हुआ, काढ़ा पीता रहा, निकलता रहा, हेडेक हुआ ही नहीं, लूज मोशन और वॉमिटिंग मुझे सिवियर हुए चौथे दिन। अब इसमें रीजन हो सकता है, उसमें रीजन ये है क्योंकि मेरा वायरल लोड इतना सिवियर नहीं था। वो कैसे पता चला वायरल लोड सिवियर नहीं था? क्योंकि बुखार तो 102 103 को पार किया ही नहीं। जब भी आपकी बॉडी के अंदर वायरस का अटैक बहुत सिवियर होगा तो ये सीधा 104 को पार करने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरा बुखार 102 103 को पार किया नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि वायरल लोड तो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन मुझे 3rd डे लूज मोशन और वॉमिटिंग बहुत जबरदस्त लगे, और मेरी जिंदगी के सबसे खतरनाक लूज मोशन और वॉमिटिंग लगे। 10 बार कम से कम लूज मोशन और कम से कम भी मानिए 7 से 8 बार वॉमिटिंग गए। और आप ये समझ सकते हैं कि जिस बंदे ने दवाइयों के ऊपर जो निर्भर ना हो, मैं आसानी से आज तक कभी मेरे को ये लूज मोशन वॉमिटिंग के लिए दवाई लेनी पड़े ऐसे जरूरी नहीं है, कभी यूज नहीं करी। लेकिन उस दिन ये जब पूरा निकल गया, जब पूरा वायरल लोड निकल गया, मुझे पता था, उसके बाद में मुझे नॉफ्लॉक्सासिन लेनी पड़ी। तो यहां पर जो केस निकला, एक नॉफ्लॉक्सासिन ली, जाहिर सी बात है शाम तक आप नॉर्मल हो गए और आप बाहर आ गए। तो मेरा तो मुश्किल से 3 दिन लगे, 3 दिन के अंदर हम बाहर आ गए इसमें नॉफ्लॉक्सासिन का एक यूज करके। तो लेकिन क्योंकि एंटीबायोटिक मैंने सिद्धांत क्या बताया, शुरू कर दी तो कम से कम 2-3 दिन चलेगी, तो 2.5 दिन पूरी ये चलाई गई नॉफ्लॉक्सासिन। तो इसके साथ में हम आ गए 3 दिन में बाहर। शी वॉज आउट ऑन 5th डे। मुझे हेडेक वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दोनों हेल्दी इंडिविजुअल, घर के अंदर बिल्कुल सेफ। जो माता जी थी जिनको डायबिटीज वगैरह की दिक्कत थी उनको सेपरेट रखा गया, उनके पास रिस्क नहीं गया। छोटी बहन थी उनको सेपरेट रखा गया, रिस्क नहीं गया। छोटी बहन के पास चला भी जाता तो कोई रिस्क नहीं था। शी इज हेल्दी इंडिविजुअल, शी इज बी एब्सोल्युटली राइट। लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल इनको हुआ था, मुझे तो वो भी नहीं हुआ। तो लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल हुआ था, और वो उसके बाद भी शी इज आउट। अब थोड़ा बहुत शायद लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट। आपके सामने कोरोना लाइकलीनेस है, टेस्टिंग नहीं कराई गई लेकिन सिम्टम बिल्कुल वैसे हुए जो मैंने बताया कोरोना में है। बिल्कुल आसानी से बाहर आए, बिना स्ट्रेस क्रिएट करे, बड़े प्यार से बाहर आए। स्ट्रेस क्रिएट करते, गलत टाइम पे गलत दवाइयां खाते, अपने आप प्रॉब्लम खड़ी कर लेते। मत करिए, बड़े आसानी से जाओगे और आसानी से बाहर आ जाओगे। मॉर्बिडिटी हाई है, 3000 केस हर रोज के दिल्ली के अंदर आ रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है, प्रिवेंशन करो, आ भी जाओगे लपेटे में तो बड़ी आसानी से बाहर आ जाओगे। समझ गए जी? अब इसके बाद में जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, सीओपीडी के केसेस हैं, उनमें क्या कर सकते हैं? डायबिटीज वाले लोगों को थोड़ा रिस्क होता है। क्यों रिस्क होता है? क्योंकि बॉडी के अंदर पावर नहीं बचती, बीमारी को झेलने की ताकत नहीं बचती, इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बहुत डाउन होती है। ऐसे केस में जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो एज इट इज कंटिन्यू होंगी। उनके लिए लेकिन आपको एक ऑक्सीमीटर लेना होगा। हमने तो ऑनलाइन मंगवाया है, आप भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। एक ऑक्सीमीटर होता है। इस पूरे केस में, कोरोना के केस में, डॉक्टर्स के अनुसार जो लेटेस्ट अब वो बता रहे हैं रिपोर्ट्स, उसके अनुसार बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी एक साथ हो सकती है, एकदम हो सकती है। हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर चांसेस बहुत कम है, लेकिन जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, सीओपीडी के केसेस हैं, ऐसे अगर केसेस होते हैं तो ये चांस है कि एकदम ऑक्सीजन लो हो जाएगी और पता नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसको बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी इंसान को, इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन, आपने बहुत बार हॉस्पिटल गए होंगे, वहां पे वो ऑक्सीजन लगाते हैं तो ऊपर मीटर में कभी देखोगे तो वहां पे रीडिंग क्या आती है? 92, 94, 96, इस 92, 94 के आसपास रहती है। अगर ये 82, 83 तक आ जाए तो इंसान हाफने लग जाता है, उसको ऑक्सीजन नहीं आ रही। कोरोना के केस में एक चीज जो पिक्यूलियर देखने को मिली है, जो इससे पहले कभी डॉक्टर्स को देखने को नहीं मिली, वो ये है कि हैप्पी हाइपोक्सिया है, उसकी ऑक्सीजन जो इंसान की है वो डाउन चली जाती है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि मेरी ऑक्सीजन डाउन जा रही है। दिस इज अ रिस्की स्टेज। तो करना क्या है? बाजार से ऑक्सीमीटर लेना है, ऑनलाइन मिल जाएगा, उंगली पे लगाओगे, वो ऑक्सीजन सैचुरेशन दिखाएगा 92, 93 इस तरह से। अगर आपको लगे कि 85, 82, 80 फ्लक्चुएट कर रही है या पीछे की तरफ जा रही है, इमीडिएटली यू विल हैव टू अरेंज फॉर हॉस्पिटल, या ऑक्सीजन उनको इमीडिएटली सपोर्ट देना होगा। हैप्पी हाइपोक्सिया की स्टेज अगर हुई और ऑक्सीजन का सपोर्ट उनको नहीं मिला तो इट्स अ रिस्की गेम। 90% केसेस में जो अभी कोविड की डेथ हुई है, जिसमें डॉक्टर्स की स्टडी और रिसर्च ये बताती है, मैक्सिमम केसेस में ऑक्सीजन लो होने की वजह से ये डेथ हो गई। और अगर हमने वो पल्स मीटर, क्योंकि पता चलेगा नहीं तो इसीलिए पल्स से ही पकड़ना पड़ेगा उस मीटर से,
तो अगर आपके घर में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीओपीडी, लंग्स, लिवर, किसी भी तरह से कोई भी है, HIV का पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है जिससे इम्यूनिटी बॉडी की कमजोर हो रही है ना, तो वहां पर वो ऑक्सीमीटर का यूज जरूर करें। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को, प्रेग्नेंट वेमेन को दूर रखना है, थोड़ा रिस्क एरिया होता है, तो ये चीज है। ऑक्सीमीटर ले लोगे तो उससे आपको ये पता चल जाएगा, उस केस में आप खुद कुछ नहीं कर सकते, आपको केवल मेडिकल फैसिलिटी ही देनी पड़ेगी। जितने लोगों ने, बेचारों ने केवल कोरोना के डर में सीधा जाके अस्पताल में भर्ती हो गए, 12-13 लाख का बिल बना दिया। अगर हम स्ट्रेस में आते तो 13 लाख का बिल यहां पे भी बनता। ब्लेम करने की आपको जरूरत नहीं है, वहां पर भी लोग अपनी जान पर खेलकर ही आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्लेम मत करिए किसी को, केवल आप चीजों को समझने की कोशिश करिए। समझदारी से टैकल करोगे तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होगी। 13 लाख रुपए बच गए, नहीं तो दोनों के दोनों अस्पताल में जाके भर्ती हो जाते। चीज वहां पे भी यही होनी थी, 5 दिन बाद रिकवर होके आ जाना था, बिल लेकिन 13 लाख का बनना था। तो समझदारी से अगर काम करेंगे तो पैसे भी बचेंगे और चीजों को हम संभाल भी पाएंगे। तो हॉस्पिटल जाने की हमें जरूरत कब है? या तो बहुत छोटा बेबी हो घर में, उसको भगवान ना करे अगर इन्फेक्शन इस तरह से हो जाए। बहुत छोटा बेबी में मैं बताऊं, 3 साल 4 साल से ऊपर के बच्चे तो बड़ी आसानी से झेल के बाहर निकल रहे हैं, उनके केस में मोर्टेलिटी रेट ही बहुत कम है। तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है, हेल्दी इंडिविजुअल तो किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जैसे इंसानों को कोई दिक्कत नहीं है। केवल डायबिटीज, हाइपरटेंशन के ऐसे कोई केसेस हों, बहुत छोटे बच्चे हों, प्रेग्नेंट विमेन भी कर जाएगी, कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन ठीक है, ऐसे केस में आपको पास के हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेके रखनी चाहिए इमरजेंसी में, कि भैया अगर इमरजेंसी की केस आई और ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन सैचुरेशन मेरी कम गई तो इमीडिएटली भागना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोरोना में डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आसानी से आप इससे रिकवर होकर बाहर आओगे। तो फाइनली हम देख लें कि हमें क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहली बात, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। मैं स्ट्रेस को लेकर हर वीडियो के अंदर बात करता हूं, आप लोगों को पता नहीं चलता, देखने में ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन सबसे बड़ा दुनिया का किलर है स्ट्रेस। स्ट्रेस से हमेशा बचकर रहो, मैं क्लियर कट बता रहा हूं। और फिलोसफिकल बात भी हर वीडियो के अंदर इसीलिए करता हूं ताकि एक बार बड़े दायरे को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें। अरे अभी इंडिया चाइना का युद्ध हुआ, 20 हमारे शहीद वापिस आए। एक बार सोच के देखो, क्या हमारी जिंदगी उनकी जिंदगी से ज्यादा कीमती है क्या? उनके भी बेचारे 25-25 साल के नौजवान हैं, जिसकी जवान वधू हैं, जिनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कितनी खुशी के साथ में हर रोज का सामना करते हैं। उनको पता है सामने मौत है, फिर भी कितनी बहादुरी से सामना करते हैं। और 1 लाख के अंदर एक इंसान के मरने का रेट है कोरोना के अंदर, और हम इससे ऐसे घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या इतनी बड़ी आफत आ जाएगी। जितना जिंदगी से प्यार करते हैं, जिंदगी से प्यार करो, बस मौत से डरो मत। इसका सामना करने की हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। अगर इससे डरते रहोगे तो स्ट्रेस का कारण बनता रहेगा। मौत को भी, जो मुश्किलें होती हैं उनको भी हमें संभालना आना चाहिए दिलेरी के साथ में। और सीखने का माध्यम आपको पता है, दिन रात हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे कर रहे हैं, एक बार उनके बारे में सोचोगे और उनके जीवन का आकलन करोगे तो लगेगा यार हमसे बड़ा कायर कोई नहीं है। वो देखो कि कितनी बहादुरी से इतनी सरहद को दिन रात जो है वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं। सामने गोली होती है और उसके बाद में लड़ जाते हैं। उनके सामने तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। तो स्ट्रेस मत क्रिएट करो अपने जीवन में, डरने की जरूरत नहीं है। बहादुरी से हर रोज का, हर दिन बहादुरी से लड़ो, ये बहुत जरूरी है। तो ये स्ट्रेस हो गया। प्रिवेंशन अगर करना है तो क्या करना है? सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा हथियार, और काढ़ा लगातार पीते रहो सुबह शाम। ये बहुत बड़ी औषधि है जो बचाएगी आपको। मेडिसिन केवल तभी लेनी है जब हमें जरूरत हो, अदरवाइज नहीं लेनी। कोरोना में मेडिसिन का कोई रोल नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने आप बाहर आओगे। ऑक्सीमीटर उन लोगों के अंदर जरूरत है जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीओपीडी के केसेस है, जहां पे हमें लगता है कि एकदम शॉक हो सकता है बॉडी को। ऑक्सीमीटर से चेक करते रहोगे तो कब अस्पताल भागना है ये पता चल जाएगा। पहले ही अस्पताल में हम भर्ती हो सकते थे, लेकिन आजकल सिचुएशन ऐसी नहीं है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। तो केवल जब ऑक्सीजन डाउन जाने लगे तभी अपने पास के नजदीकी अस्पताल में जाओ। फिर पैसे की परवाह नहीं करनी, फिर पेशेंट को ठीक करके लेकर आना है। मेरे हिसाब से अगर इन चीजों का हम पालन कर लेते हैं तो कोरोना से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी वेल इक्विप्ड है इस संकट से लड़ने के लिए। उसको मौका दें, अपने जीवन में जैविक पद्धति अपनाएं, अच्छा स्वास्थ्य पाएं। गो ऑर्गेनिक, गो हेल्दी विद वाक्षी। वंदे मातरम।